सोशल मीडिया के हवाले से सोशल मीडिया पर ही एक बड़ी खबर इन दिनों जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। ये खबर कई प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जा रही है, चर्चाओं में है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कहीं से नहीं हो रही। इसके बावजूद इस पर बहस इसलिए हो रही है क्योंकि दावा करने वालों का कहना है कि भले ही सटीक आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो तस्वीर सामने रखी जा रही है वो एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। चर्चा की शुरुआत इसी दावे से होती है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने कथित तौर पर आतंकवादियों की एक सूची जारी की है, जिसमें कुल 726 नाम बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इनमें से 702 नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े गए हैं। कुछ नाम कोरियन बताए जा रहे हैं और शेष लगभग 13 नाम ईसाई समुदाय से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस पॉइंट टू पॉइंट नंबरिंग और वर्गीकरण की किसी भी आधिकारिक दस्तावेज से पुष्टि नहीं होती और इसलिए कोई भी जिम्मेदार न्यूज प्लेटफॉर्म इस दावे को सत्यापित तथ्य के रूप में पेश नहीं करता। तो वही इस चर्चा में ये सवाल केंद्रीय रूप से उठाया गया है कि क्या वाकई संयुक्त राष्ट्र की ओर से कभी ऐसा कोई सूची जारी किया गया है जिसमें आतंकवादियों को धर्म के आधार पर वर्गीकृत किया गया हो। साथ ही ये भी पूछा गया हो कि क्या वास्तव में किसी एक समुदाय के लोग 90% से ज्यादा संख्या में इसी तरह के किसी वैश्विक आतंकवादी सूची में शामिल पाए गए हैं। इसी बिंदु पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ये कहा गया है कि इस विषय पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि अगर वैश्विक स्तर पर किसी तरह का पैटर्न दिखाई देता है तो उस पर आंख मूंद कर चुप रहना भी सही नहीं माना जा सकता। भले ही ये हो सकता है कि 726 में से 702 का आंकड़ा बिल्कुल सटीक न हो, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि मोटे तौर पर प्रतिशत 90 के आसपास बताया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा और गंभीर आंकड़ा माना जा रहा है। खबरों के अनुसार ये कहा जाता है कि उनके पास 2025 के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज द्वारा जारी की गई आतंकवाद से जुड़ी सूचियों को देखने पर यह दावा किया जाता है कि उनमें एक बड़ा प्रतिशत मुस्लिम पृष्ठभूमि वाले लोगों का बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र अलग अलग प्रतिबंधित संगठनों और व्यक्तियों की सूची जारी करता है। अमेरिका अपनी अलग सूची जारी करता है और कई बार इन सूचियों के नाम, संगठन और श्रेणियां अलग अलग होती हैं। तो वहीं पिछले सालों के आंकड़ों को मिलाकर देखने पर 90% के आसपास का आंकड़ा बार बार सामने आता है, भले ही उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो। तो वहीं इसी के साथ ये केवल संख्या का सवाल नहीं है, बल्कि एक तरफा दिखाई देने वाला ट्रेंड का मुद्दा है। इसी दौरान ये तर्क भी सामने आता है कि शेष 10% में कोई एक समुदाय नहीं बल्कि कई अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग शामिल बताए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोरियाई संदर्भ का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि उत्तर कोरिया जैसे देशों में राजनीतिक नेतृत्व और आतंकवाद की परिभाषा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग समय पर अलग अलग रुख अपनाया गया है। इसी बिंदु पर बहस का रुख इस सवाल की ओर मुड़ता है कि क्या आतंकवाद को धर्म से जोड़ना सही है या नहीं। एक और ये वाक्य दोहराया जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के आंकड़े एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हो तो उस पर सवाल उठाना गलत कैसे हो सकता है। तो वही इस दौरान भारत के संदर्भ में भी बात आती है, जहां ये कहा जाता है कि देश में बड़ी संख्या में लोग खुद को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन वक्ताओं का दावा है कि उनमें से कुछ लोग डर के कारण, कुछ राजनीतिक मजबूरियों के कारण और कुछ वोट बैंक की राजनीति के चलते इस तरह का रुख अपनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग इसलिए खुलकर बोलने से बचते हैं क्योंकि उन्हें आशंका रहती है कि किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी का गंभीर विरोध या हिंसक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसी क्रम में आजादी के बाद से शिक्षा तंत्र, सांस्कृतिक प्रभावों और फिल्म उद्योगों के उदाहरण दिए जाते हैं, ये दावा करते हुए कि किस तरह कुछ विचार धीरे धीरे समाज के अवचेतन में जगह बनाते चले गए। ऐसे में फिल्मों, संवादों और प्रतीकों के उदाहरण देते हुए वक्ता ये तर्क रखते हैं कि कैसे कुछ खास छवि और किरदारों को बार बार सकारात्मकता या नकारात्मक रूप में दिखाया गया है और इसका असर लंबे समय में समाज की सोच पर पड़ा है। तो वही अब देखा जाए कि अब इन पैटर्न्स को लेकर जागरूकता बढ़ी है और लोग सवाल पूछने लगे हैं कि कुछ किरदार या प्रतीक हमेशा एक ही तरह से क्यों दिखाए जाते हैं। इसके बाद चर्चा फिर से वैश्विक स्तर पर लौट आती है, जहां ये सवाल उठाया जाता है कि अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सूची में एक ही समुदाय का अनुपात इतना ज्यादा बताया जा रहा है तो क्या इसे केवल संयोग मानकर छोड़ देना चाहिए। तो वहीं इसके जवाब में देखा जाए तो समस्या केवल कट्टरपंथ बनाम उदारता की नहीं बल्कि विचारधारा की जड़ में मौजूद मान्यताओं की है। वो कहते हैं कि कुछ लोग इसे रेडिकल और नॉन रेडिकल में बांट कर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अनुसार व्यवहार में फर्क केवल अभिव्यक्ति के तरीके का होता है, उद्देश्य का नहीं।
वो यूरोप के कई देशों का उदाहरण देते हैं जहां शरणार्थियों को मानवीय आधार पर जगह देने के बाद सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सामने आए और इसके चलते वहां की राजनीति में दक्षिणपंथी दलों का आभार देखने को मिला। तो वहीं फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि इन देशों में बहुसांस्कृतिक समाज को अपनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आतंकवादी हमलों, दंगों और सामाजिक तनाव की घटनाएं सामने आई। इसी क्रम में भारत का उदाहरण देते हुए ये दावा किया जाता है कि ये लंबे समय तक सहिष्णुता, अहिंसा और सह अस्तित्व की बात की गई, लेकिन इसके बावजूद देश को बार बार सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का सामना करना पड़ा। वक्ता ये तर्क रखते हैं कि अगर समस्या की जड़ को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो समाधान भी संभव नहीं होगा। तो बहस के अंतिम में हिस्से में ये कहा जा सकता है कि दुनिया में कुछ ऐसे उदाहरण बताए जाते हैं जहां कठोर नीतियों के जरिए उग्रवाद को नियंत्रित करने का दावा किया जाता है और वक्ता इन्हें केस स्टडी के रूप में पेश करते हैं। हालांकि ये भी स्पष्ट किया जाता है कि ये वक्ताओं की राय और दृष्टिकोण है, न कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आधिकारिक सिफारिश। तो वहीं अंत में वायरल हो रहे दावे के सटीक आंकड़ों की पुष्टि न हो, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक दिशा में आंकड़े जाने की बात कही जा रही है तो उस पर गंभीर और जिम्मेदार तरीके से वैश्विक स्तर पर विचार होना चाहिए, न कि केवल भावनात्मक या राजनीतिक प्रतिक्रिया के आधार पर।